बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, आज हम जो है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये दो टर्म्स का जो है ना मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉक्सिन और पॉइजन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा बात सुने। ये जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन खुद कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होता। टॉक्सिन ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस होता है बेसिकली कि जो कि ह्यूमन में बॉडी में जाने के बाद विद इन द ह्यूमन बॉडी वो पॉइजनस बन जाता है। ठीक है, अब टॉक्सिन की बात तो सिंपल है, मतलब ये कि ह्यूमन बॉडी में अंदर जाने के बाद कन्वर्ट हो जाए पॉइजनस सब्सटेंस में, उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। और पॉइजन क्या है? पॉइजन बेसिकली एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जब ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो जाता है, मतलब कि ओवर डोज की क्वांटिटी में जब किसी चीज़ को लिया जाए तो वो एडवर्स इफेक्ट काज कराए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉइजन। अच्छा, अब हम ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ओवरव्यू में क्या है कि बेसिकली यार ये टॉक्सिकोलॉजी है या पॉइजन जो है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो है ना ह्यूमंस इस टर्म से जो है ना फेमिलियर हैं। ठीक है, और थाउजेंड्स ईयर से इस टर्म इसको जो है ना पॉइजन को स्टडी करते आ रहे हैं इन द ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद इस ओरियो में लिखा गया है कि भाई एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था जिसने पॉइजन एरो को डिस्क्राइब किया था, और सोक्रेट्स ने जो है ना सुसाइड किया एक पॉइजन से जिसको हम हेमलॉक कहते हैं। उसके बाद क्लपटेरा था साइंटिस्ट, उसने अफ्रीकन कोबरा को यूज़ करते हुए सुसाइड किया, कमिटेड सुसाइड। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके कुछ रूट्स दिखे हुए हैं टॉक्सिन के टॉक्सिन किन किन रूट से जो है इनटेक किया जा सकता है। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं क्लियरली कि टॉक्सिन को इंजेस्ट भी किया जा सकता है, सिंपली इनहेल भी किया जा सकता है, और इंजेक्ट भी किया जा सकता है, और डर्मली भी लिया जा सकता है। मतलब ये चारों रूट्स हैं किसी भी टॉक्सिन के लिए मतलब इंसर्ट हो सकते हैं। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी टॉक्सिन के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर वंस इन द बॉडी, some of the common targets of toxicity include central nervous system, the lungs, the kidney, the heart, the liver, the blood, and even in the intricate acid-base electrolyte balance of the body. And understanding of the varied mechanism of toxicity have to provide explanation for the clinical manifestation and basis फॉर द अप्रोच टू द ट्रीटमेंट। अच्छा, क्या होता है कि बेसिकली टॉक्सिटी, अगर कोई भी टॉक्सिन अगर एक बार बॉडी में चला जाता है तो वो टॉक्सिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में, लिवर में, ब्लड में, और इवन के इलेक्ट्रोलाइट की इम्बेलेंस भी करवा सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेसिकली एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा किसी भी पॉइजनड पेशेंट की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी पॉइजन पेशेंट आ जाता है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट उस पेशेंट को आप प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजन पेशेंट, मतलब अगर कोई भी पॉइजन पेशेंट हो तो उसकी आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट इज़ टू ट्रीट द पेशेंट नॉट पॉइजन। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली कि हमें ट्रीट करना होता है किसको? पेशेंट को ट्रीट करना होता है, पॉइजन को नहीं। पॉइजन को छोड़ दे पहले। अगर कोई भी पॉइजन पेशेंट आपके पास आ जाता है तो पहले पहले क्या करेंगे आप? पेशेंट को ट्रीट करेंगे, पॉइजन को बाद में देख लेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करेंगे कि उसकी एयरवेज को, ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर वो भी देखेंगे, कोई डिस्ट्रेदिमिया तो नहीं हो रही, कोई एसिड बेस या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद उसको जो है ना पेशेंट को फ़ौरन जो है कार्डियक मॉनिटर पे रखा जाएगा, ऑक्सीजन उसको दिया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जो होता है रूट, उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। और उसके अलावा फ़ौरन एसिटामिनोफेन या सेलिसाइक्लेट की ब्लड लेवल जो होगी वो चेक की जाएगी, क्योंकि मेजर जो टॉक्सिटीज़ होती हैं वो कॉमन टॉक्सिटीज़ इनकी वजह से होती हैं, तो उसके लिए वो भी मॉनिटर की जाएगी। और जो है उसको इंट्रावीनियसली कोमो कॉकटेल दिया जाएगा, क्योंकि कोमो कॉकटेल एक जो है ना डेक्सट्रोज होती है, और ये
ठीक है, डेक्सट्रोज होती है जो कि बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया को रोकती है। क्यों ज़रूरी है हाइपोग्लाइसीमिया को रोकना? क्योंकि यार ये बात याद कर लें कि जब भी पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई तो वो सीएनएस के किसी भी टॉक्सिटी से अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए ये कोमो कॉकटेल जो है सीएनएस को अफेक्ट होने से रोकता है। ठीक है, और उसके बाद में पॉसिबली स्टेप लेना होगा नेलेक्सोन का, क्योंकि अगर ओपाइड की टॉक्सिटी हुई तो उसको इनहिबिट करने के लिए नेलेक्सोन वर्क करेगा। ठीक है, और उसके अलावा हमें थायमाइन का यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर इथेनॉल इंड्यूस्ड टॉक्सिटी हुई है तो वो भी ख़त्म हो सकती है, उसके चांसेस भी कम हो सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख लें, ये नोट लेकिन देख, हाइपोग्लाइसीमिया में बी कॉज बाय द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन एक्नी एक्ईप्लांट एंड इथेनॉल। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इन चीज़ों से हो सकती है। और हाइपोग्लाइसीमिया करवाती क्या है, ये बेसिकली सीएनएस की टॉक्सिसिटी डेवलप कर देती है। क्योंकि हमें हाइपोग्लाइसीमिया को रोकना होगा तो इसीलिए हम कोमा कॉकटेल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में पॉइजन पेशेंट अगर स्टेबलाइज हो गया है तो उसके बाद हमने जो है क्या करनी है, डीकंटामिनेशन करनी है। ठीक है, डीकंटामिनेशन क्या होता है, बेसिकली अगर कोई पेशेंट एक्सपोज हो चुका है पॉइजन में तो उसको जो है ना डीकंटामिनेट किया जाता है। ठीक है, पर उससे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है पेशेंट को। अगर एक बार पेशेंट स्टेबलाइज हो गया तो उसके बाद हमने क्या करना है, डीकंटामिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है, अगर आईज उसके एक्सपोज हो गए हैं तो उसके क्या करना है, फ्लशिंग ऑफ आई करना है विद सेलाइन या टेपिड वाटर। ठीक है, जिसकी न्यूट्रल पीएच हो। और उसके अलावा अगर स्किन हो गई एक्सपोज तो स्किन को जो है डर्मल एक्सपोजर उसको जो है वॉश किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जीआई अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो एक्सपोज हो गया है किसी भी टॉक्सिन के लिए तो उसको हम गैस्ट्रिक लेवाज या एक्टिवेटेड चारकोल से जो है बेसिकली डिकंटामिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पर एक्टिवेटेड चारकोल कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्टिवेटेड चारकोल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो बेसिकली लीड हो गया। ठीक है, हैवी मेटल्स, आयरन्स, लिथियम, पोटेशियम एंड अल्कोहल। और इसी वजह से जो है चारकोल का यूज़ जो है लिमिटेड हो गया है। ठीक है, डिकंटामिनेशन चारकोल कराता है, ऑफकोर्स कराता है, पर जो है इन चीज़ों की जो है वो जीआई से एब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकता। उसके बाद आता है एलिमिनेशन इन्हेंसमेंट। ठीक है, बेसिकली जब अगर पॉइजन जो है एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में तो उसको जो है ना बाहर निकालने के लिए हमें हीमोडायलिसिस करनी पड़ेगी, यूरिन अल्कलाइजेशन करनी पड़ेगी और मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, बेसिकली किसी ब्लड को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अगर ब्लड में टॉक्सिन जो है या पॉइजन या कोई टॉक्सिक मेडिकेशन एब्जॉर्ब हो गई है तो वो हम कैसे करेंगे, वो ड्रग्स की डिपेंड करता है कौन कौन मतलब प्रॉपर्टीज़ पे। अगर प्रॉपर्टीज़ वो मैच करेंगी जो इसमें मेंशन की गई हैं तो वही ड्रग्स ही हम हीमोडायलिसिस के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी ड्रग्स उसकी मतलब जो ड्रग अगर टॉक्सिटी करा रही है बॉडी में उसकी पहली शर्त तो ये है तो लो प्रोटीन बाइंडिंग होनी चाहिए उसकी। अगर प्रोटीन बाइंडिंग लो होगी तो वही हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है ना वो बाहर निकल सकती है। उसका स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही मौजूद रहे, ऐसा ना हो कि वो टिश्यूज़ में, कैपिलरीज में, फर्दर सेल्स में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हो तो वो नहीं बाहर आ सकती ना। इसीलिए उसका स्मॉल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्मॉल मॉलिकुलर वेट हो और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हों। तो इन ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं, ये मिथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन, फिनोबार्बिटल एंड लिथियम। ये जो ड्रग्स हैं ये हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है ना निकाल सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। अच्छा, यूरिन अल्कलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली यूरिन की जो पीएच होती है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, पर ये बात जहन में रखें कि यूरिन की पीएच 7.55 से ज़्यादा दूर नहीं जानी चाहिए, इससे एक्सीड ना करें। 7.5 से लेकर 7.8 तक मतलब रेंज तक होती है गोल यूरिन का, पर इससे जो है ना 7.55 से ज़्यादा ना जाए तो बेहतर है यूरिन अल्कलाइजेशन में। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, हम इंट्रावीनियस सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन देते हैं एक। उससे क्या होता है कि ड्रग जो एसिड ड्रग्स होती हैं जो कि सैलिसाइलेट और फिनोबार्बिटल, वो ड्रग्स जो हैं आयनाइज फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हमें पता है जैसे ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होगी तो वो जाहिर सी बात है एलिमिनेट हो जाएंगी
किडनी के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या है कि मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल, ये क्या होता है बेसिकली, जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको एलिमिनेट करना हो, फॉर एग्जांपल थियोफाइलिन हो गई, फिनोबार्बिटल, डिजॉक्सिन, कार्बामाजिपाइन, वेल्पोरिक एसिड, इन ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए एक ग्रेडियंट डेवलप किया जाता है ल्यूमिन के बाहर। फॉर एग्जांपल अगर ये गट है, यहाँ पे आपका पॉइजन पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया है, ठीक है। अब इस साइड पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ कि ये क्या है, ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है, और इस साइड पे क्या है, ये हमारा पॉइजन पड़ा हुआ है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइजन को निकालना है, यहाँ पे इस गट में अंदर लाना है, ठीक है, इसको बाहर लाना है। तो क्या करेंगे, हमें करना ये होगा कि इस एक्टिवेटेड चारकोल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करनी होगी, मतलब मल्टीपल डोज देने होंगे एक्टिवेटेड चारकोल के। जैसे ही हम मल्टीपल डोज देंगे तो इसकी एक्टिवेटेड चारकोल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे पाइजन की कंसंट्रेशन लो है एक्टिवेटेड चारकोल में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पाइजन ज़्यादा है, तो पाइजन क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक बार अगर ये गट से वापस आ गया तो चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि वापस इसको रीबैक नहीं होने देगा, ठीक है। यही होता है मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल का फंक्शन ना। तो ये मल्टीपल डोज इसी वजह से देते हैं कि कंसंट्रेशन डेवलप करा लें गट की ल्यूमिन के अगेंस्ट, ठीक है, एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब जो पॉइजन होता है उसको रीबैक किया जाए किसी भी तरह गट में, ठीक है, ताकि उसको मतलब एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है ना। एब्जॉर्ब हुई चीज़ को कैसे हम लाएं, इसीलिए हम मल्टीपल डोज देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए तो पॉइजन रीबैक करना शुरू कर जाए। अच्छा, अब हम बात करेंगे एसिटामिनोफेन की टॉक्सिटी की। तो एसिटामिनोफेन की टॉक्सिटी एक सिंपल है, बेसिकली ये तब होती है जब एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटाबॉलिक कैसे होता है, ये कैसे इसकी टॉक्सिटी डेवलप होती है। अच्छा, जब एसिटामिनोफेन को इंजेस्ट किया जाता है तो वो मेटाबलाइज हो जाता है साइटोक्रोम P450 के थ्रू एक ऐसी प्रोडक्ट में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेप NAPQI, नेपक्वाई, एन एसिटाइल पी पैरा बेंजो क्विनिमाइन, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में जो है ये एसिटामिनोफेन साइटोक्रोम P450 के थ्रू इसमें नेपक्यू में कन्वर्ट हो जाता है, नेपक्वाई में, ठीक है। अब ये जो है ये फर्दर ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको डिटॉक्सीफाई होने के लिए एक एंजाइम होता है बेसिकली, ठीक है। कौन सा होता है, ये होता है ग्लूटाथायोन, ठीक है। जितनी अमाउंट नेपक्वाई की प्रोड्यूस होती है उतनी अमाउंट नॉर्मल फिनामिना में ग्लूटाथायोन की प्रोड्यूस होती है। पर बिलफर्ज अगर पेशेंट ने जो है ज़्यादा ओवरडोज ले लिया है एसिटामिनोफेन का, उसकी वजह से होगा क्या कि जो नेपक्वाई की जो अमाउंट है, इसकी जो एन एसिटाइल बेंजोक्विनिमाइन की जो अमाउंट है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। और जो ग्लूटाथायोन जो कि लिवर के थ्रू आता है इस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वो कम अमाउंट में होगा, वो डिप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि एसिटामिनोफेन की एक टॉक्सिटी डेवलप हो जाएगी। बात क्लियर है। होगा ये कि जब टॉक्सिक डोज लिया जाता है एसिटामिनोफेन का, तो उसकी वजह से होता यह है कि एसिटामिनोफेन कन्वर्ट होता है किसमें, NAPQI में, ठीक है। और ये कौन करवाता है, हेपाटिक मेटाबॉलिज्म होती है, साइटोक्रोम P450 के थ्रू कन्वर्ट होता है। पर नॉर्मल फिनोमेना में क्या होता है, ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है ग्लूटाथायोन के थ्रू। पर अगर ओवरडोज दिया जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि नेपक्वाई की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्लूटाथायोन, ठीक है, जो कि उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। इसकी वजह से होगा ये कि एसिटामिनोफेन की टॉक्सिटी डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एंटीडोज यूज़ करते हैं एसिटामिनोफेन के लिए। वो कौन सा होता है, वो होता है एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन जो है एंटीडोट होता है किसके लिए, एसिटामिनोफेन के लिए। उसके बाद जो है ना कि एसिटामिनोफेन जो है बेसिकली टॉक्सिटी करता है, तो फिर ये 4 फेजेस में जो है ना फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4, ठीक है।
फेज 1 की क्या टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, जनरल मलेशिया। ठीक है, आप इसको जो है ना फिगर 48.2 को जो है ना आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल की टॉक्सिटी को। तो अल्कोहल में हम बेसिकली मिथेनॉल, जिसको वुड अल्कोहल कहा जाता है, और दूसरा होता है इथाइलिन अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इन दोनों की टॉक्सिटी देखेंगे, ये कैसे टॉक्सिटी डेवलप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिथेनॉल जो है कन्वर्ट होता है किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में। किसकी मदद से, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से जो है कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, उसके अलावा ये फॉर्मल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में। वो कौन कन्वर्ट कराता है, वो कराता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मतलब अल्कोहल में से फॉर्मल्डिहाइड बनने तक का सफ़र जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प के थ्रू होता है। और फॉर्मल्डिहाइड में से फॉर्मिक एसिड या अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये फॉर्मिक एसिड जो होता है ये टॉक्सिक होता है, ये रेनल इंजरी भी करा सकता है और परमानेंट ब्लाइंडनेस भी काज करा सकता है। अच्छा, इसका मिथेनॉल का एंटीडोट क्या है, फोमीपेजोल। अगर हम ये फोमीपेजोल देंगे तो ये क्या करेगा, ये इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को स्टॉप करेगा। एज अ रिजल्ट कन्वर्जन जो होगी मिथेनॉल की फॉर्मल्डिहाइड में वो रुक जाएगी। सेम वेज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल भी कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोल अल्डिहाइड। ठीक है, ये कौन करवाएगा, ये करवाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट कराएगी। और ग्लाइकोल्डिहाइड जो है कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलेट में। फर्दर ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स में, जो कि रेन्यूल फेल्योर काज कराएंगी। इस सब को जो है स्टॉप करने के लिए, टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीडोट देंगे। एंटीडोट कौन सा होगा, वो होगा सैम फोमीपेजोल। ठीक है, अच्छा ये तो हैं बेसिकली एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट दे के हम टॉक्सिसिटी से बचा सकते हैं। पर अगर टॉक्सिन जो है बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक, उसके बाद एंटीडोट देना तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस हो चुके हैं तो उसके बाद, फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल से फॉर्मिक एसिड बन चुका है, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद एंटीडोट देना तो है ना फजूल है। तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम या तो हीमोडायलिसिस को फॉलो करेंगे, ठीक है, या क्या करेंगे, कोफैक्टर्स देंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स में जैसे कि फोलेट देते हैं किसके लिए, मिथेनॉल के लिए। और थायमाइन इन पायरिडॉक्सिन देते हैं किसके लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। ठीक, अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ा गया, फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल के इंजेक्शन हो गए, उसको ट्रीट ना किया गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, सीजर एंड कोमा। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल की इंजेक्शन होगी और उसको ट्रीट ना किया गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रेनल फेल्यूर, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हार्ट फेल्यूर। कीप इन माइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स दैट इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू CNS। ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि हाइपोग्लाइसीमिया CNS को अफेक्ट कर सकता है, CNS की टॉक्सिसिटी करा सकता है। अच्छा, अब आता है आइसोप्रोपेनॉल, जिसको हम रबिंग अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, बेसिकली ये जो आइसोप्रोपेनॉल है ये कन्वर्ट होता है किस में, एसीटोन में। ठीक है, कौन कन्वर्ट कराता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होती है जो आइसोप्रोपाइल को कन्वर्ट कराती है किसमें, एसीटोन में कन्वर्ट कराती है। अब ये जो एसीटोन है ये फर्दर ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा जो है ना टॉक्सिक नहीं है। इसी वजह से ही नो एंटीडोज नेसेसरी टू ट्रीट एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इंजेक्शन, इसके इसी वजह से जो है ना इसका कोई भी एंटीडोड ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होती है, जो कि बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता विदाउट कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। ठीक है, और बेसिकली ये नेचुरल बाय प्रोडक्ट होती है जो कि कंबशन ऑफ कार्बोनिशियस मटेरियल से ही मिलती है। और इसके कॉमन सोर्सेज क्या क्या होती हैं, कॉमन सोर्सेज होते हैं वुड बर्निंग स्टोव्स, ऑटोमोबाइल्स हो गई, पुअरली वेनेटेड फर्नेसेस, फायर प्लेसेस, और केरोसिन स्पेस, हीटर, हाउस फायर्स, चारकोल गैस। ठीक है, इन सब जगहों पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है कॉमनली।
और क्या होता है बेसिकली, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो वो बाइंड करती है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, जब ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है तो ये कन्वर्ट करती है हेमोग्लोबिन को किस में, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में। ठीक है, अब ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें एक और बात लिखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी अफिनिटी जो होती है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की, वो 230 टू 270 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इतना ज़्यादा हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाता एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, जो यहाँ पे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, ये इंक्रीज करता है अफिनिटी किसकी, हेमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, उसकी ज़्यादा अफिनिटी है किसके साथ बाइंड होना, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कराती है, हेमोग्लोबिन की अफिनिटी इंक्रीज कराती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होता है किस पे, हेमोग्लोबिन पे। पर फ़र्क ये होता है कि एट अदर द बाइंडिंग साइड, अपनी बाइंडिंग साइड पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी बाइंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जगह पे, तो ऑक्सीजन अपनी जगह पे बाइंड नहीं हो पाता, पर अदर देन बाइंडिंग साइड बाइंड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हाई अफिनिटी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन एट दी टिश्यूज। ठीक है, जो हाई बाइंडिंग हो रही है ऑक्सीजन की, अफिनिटी ज़्यादा हो रही है ऑक्सीजन की बाइंडिंग की, वही अफिनिटी जो है प्रिवेंट कर रही है किसको, ऑक्सीजन की अनलोडिंग को। और एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखें, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रोड्यूस चेरी रेड स्किन। हालांकि ब्लड में ऑक्सीजन तो ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, हाईली ऑक्सीजनेटेड, पर वो क्या है, वो डिटैच नहीं हो रही ऑक्सीजन, मतलब वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, जस्ट उसके साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के साथ बाउंडेड है अदर देन बाइंडिंग साइट। अच्छा, उसके बाद एक और अजीब सी बात लिखी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिटी कैन अकर फॉलोइंग द इनहेलेशन या इंजेशन। ठीक है, इनहेलेशन तो समझ में आ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हो जाए, इंजेस्ट कैसे होगी। यहाँ पे एक लिखा हुआ है केमिकल मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो है ना मिथाइल क्लोराइड, ये बेसिकली पेंट स्ट्रिप्स में जो है यहाँ पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इवॉल्व होता है। ठीक है, उस उसी उसकी उसकी वजह से भी जो है ना टॉक्सिटी डेवलप होती हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो मेजर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, हेडेक हो गया, डिस्पिनिया, लिथार्जी, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस। ठीक है, और उसके अलावा अगर हाई लेवल पे हो गई तो कोमा, सीजर और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, तो हम करना क्या चाहिए। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें ये करना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन पेशेंट इंक्लूड्स प्रॉम्प्ट रिमूवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब जो पेशेंट है कोई, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजन हो चुका है तो उसके लिए हमें पहले पहले सोर्स रिमूव करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ब्रीथिंग मैकेनिज्म को ऐसा एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसमें 100% उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और उसके अलावा हाइपरबैरिक चैम्बर में रखा जाए उसको, जिसपे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा उसको अंदर पहुंचाई जाए। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे किसको, साइनाइड को। तो साइनाइड बेसिकली क्या है, जस्ट वन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, कंबशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ड्यूरिंग हाउस फायर्स में। ठीक है, साइनाइड जो है टॉक्सिक प्रोडक्ट है, कंबशन से हाउस फायर्स में प्रोड्यूस हो जाती है। और उसके अलावा साइनाइड जो सॉल्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रोड्यूस होते हैं। और हाइड्रोजन साइनाइड्स वो ड्यूरिंग फोटोग्राफिक डेवलपिंग में, या उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो है हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा अगर एक बार अगर साइनाइड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो वो क्विकली बाइंड हो जाता है मेटल एंजाइम से, और स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, किसको इनएक्टिवेट कर देता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको साइटोक्रोम A3 कहा जाता है, उसकी इनहिबिशन की वजह से क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और
सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप होने की वजह से होता ये है कि जो ऑर्गन्स हैं जैसे द हार्ट हो गई, ब्रेन हो गया, जिसको हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो सीवियरली अफेक्टेड हो जाते हैं। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो भी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन भी इनहेबिट हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, इसकी जो साइनाइड का एंटीडोट है वो हाइड्रोक्सी कोबालामाइन विटामिन B12 दिया जाता है इंट्रावीनियसली, जो कि बाइंड करता है साइनाइड के साथ और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइनोकोबालामाइन में। कोबालामाइन बाइंड होता है किसके साथ, साइनाइड के साथ, जो कि एक टॉक्सिन है, ठीक है। और टॉक्सिन के साथ बाइंड होकर वो कन्वर्ट हो जाता है साइनोकोबाल में। इसका जो ओल्ड एंटीडोट था साइनाइड का वो था सोडियम नाइट्राइट, जो कि जब ये सोडियम नाइट्राइट बाइंड होता तो साइनाइड के था तो वो कन्वर्ट हो जाता साइनोमीथीमोग्लोबिन, ठीक है। और एंड सोडियम थायोसल्फेट में उस, ठीक है। अब ये सोडियम थायोसल्फेट जो था ये फर्दर एसिलेट करता था किसकी, प्रोडक्शन ऑफ थायोसाइनेट की, जो कि बेसिकली लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू साइनाइड, ठीक है। अब सिंपल में इसको यही है कि साइनाइड क्या है, बेसिकली कंबशन से प्रोड्यूस होने वाला एक टॉक्सिन है, जो कि बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइटोक्रोम A3 सिस्टम को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टॉप हो जाती है, और ब्रेन और हार्ट ये जो है मेजरली अफेक्टेड हो जाते हैं, और डेथ भी अकर हो सकती है क्विकली, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रेस्पिरेशन स्टॉप हो रही है तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हम एंटीडोट देते हैं विटामिन B12, जिसको हम कोबालामाइन भी कहते हैं। कोबालामाइन बाइंड होता है किसके साथ, साइनाइड के साथ, और कन्वर्ट हो जाता है साइनोकोबालामाइन में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें आयरन की टॉक्सिटी, तो आयरन जो है मेजर टॉक्सिटी जो है चिल्ड्रेंस वगैरह में होती है, क्योंकि चिल्ड्रेंस जो है ना आयरन को इंजेस्ट कर जाते हैं, जिसके पर उसकी भी ज़्यादातर टॉक्सिटी डिमिनिश हो गई है 2-3 सालों के अंदर डेवलपमेंट एजुकेशन में आई है, और उसके अलावा पैकिंग में चेंजेस की वजह से जो है ना वो आयरन की टॉक्सिटी भी कम आई है, कम हो गई है कुछ हद तक। पर इसका डोज जो है 20 मिलीग्राम पर केजी तक ले सकते हैं एलिमेंटल आयरन, पर उससे ज़्यादा 60 मिलीग्राम पर केजी के ऊपर गया तो वो लीथल साबित हो सकता है। और इसके अलावा 500 से लेके 1000 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक हुआ तो वो शॉक तक ले जाएगा पेशेंट को। अगर उससे भी हायर लेवल अमाउंट हम लेते हैं तो वो जो है मोर्टलिटी और मॉर्बिडिटी जो है डेवलप कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नौजिया हो गया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब पेशेंट की कंप्लेन होती है आफ्टर दैट। और उसके अलावा हाइपोवोलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोटेंशन, कोगुलोपैथी, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन है इसकी काम की चीज़ जो एंटीडोट है डिफिरोक्सामाइन, जो कि बेसिकली आयरन स्पेसिफिक चिलेटर है, जो कि फ्री आयरन से बाइंड होके और उसको जो है फिरोक्सामाइन के फॉर्म में जो है एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, ठीक है। और डिफिरोक्सामाइन प्रेफर्ड बट हाइपोटेंशन में अकर if rapid bolus are administered instead of continuous infusion।